नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज फिर एक नई कहानी में। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। अरे जन्मजली, ये तूने क्या कर डाला? अपनी ही छोटी बहन के प्यार पर डाका डाल दिया। ऐसा करने से पहले तूने एक बार भी ना सोचा? दूर जा मेरी नज़रों से। सावित्री जी चीखी। उनकी आवाज़ सुनकर स्नेहा और संदीप कमरे से निकले। दरवाजे पे खड़ी अपनी बड़ी बहन स्वाति की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देखकर दोनों चौंक गए। फिर साथ खड़े निखिल के गले में फूलों की माला देखी तो स्नेहा गुस्सों से चीख पड़ी, तो ये दीदी आपका असली रूप। मुझसे तो कहा कि निखिल अच्छा लड़का नहीं है और खुद छी। मुझे तो आपको दीदी कहते हुए भी शर्म आती है। कहते हुए स्नेहा अपना मुंह फेर लिया। संदीप ने तो यहाँ तक कह दिया कि तुम बड़ी बहन के नाम पर एक कलंक हो। सबकी बातें सुनकर भी स्वाति कुछ नहीं बोली। वह अपने पति का हाथ पकड़कर चुपचाप नीचे देखती रही। जो लोग कल तक उसे दीदी दीदी कहकर आगे पीछे घूमते थे, उसे अपनी पलकों पर बिठा कर रखते थे, वही लोग आज उसे इतना कोस रहे हैं। आखिर क्यों? शहर के मेन मार्केट में देवीलाल जी की एक जनरल स्टोर की दुकान थी। पुरानी थी, लेकिन ज़रूरत की सारी चीज़ें उनके पास उपलब्ध होती थी, इसलिए उनके स्टोर पर ग्राहकों की भीड़ हमेशा ही लगी रहती थी। उनकी पत्नी सावित्री एक सुघड़ गृहिणी थी। घर संभालने के साथ साथ उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार भी दिए थे। उनकी 3 संतानों में सबसे बड़ी थी स्वाति, सुंदर, सुशील और समझदार। स्वाति अपने छोटे भाई बहन संदीप, स्नेहा से बहुत प्यार करती थी। अपनी पॉकेट मनी से वे दोनों की हर इच्छा को पूरा करने की कोशिश करती थी। अपनी पढ़ाई के साथ साथ वह रसोई में माँ का हाथ बटाती थी। पिता तो अक्सर उसे मेरा बेटा कहते थे। एक बार संदीप को बहुत तेज बुखार हो गया था। पिता रिश्तेदारी में शादी अटेंड करने गए हुए थे। माताजी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तब 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली स्वाति ने ही डॉक्टर को बुलाया था। दवाएं लाने बाजार भी वह स्वयं ही दौड़ी थी। माँ को आराम करने को कहकर वह खुद भाई के सिरहाने बैठकर रात भर ठंडे पानी की पट्टियाँ बदलती रही। बहन सेवा करे तो भाई का ठीक तो होना ही था। तब सावित्री जी ने अपने पति से कहा था, अब मुझे कोई फिक्र नहीं है। स्वाति अपने भाई बहनों की ढाल बनकर रहेगी, उन पर कभी कोई आँच नहीं आने देगी। स्वाति BA फाइनल ईयर में थी। रईस बाप का बिगड़ैल बेटा निखिल उसी की क्लास में पढ़ता था। लड़कियों के साथ छेड़खानी करना उसकी आदत थी। एक दिन स्वाति लाइब्रेरी से निकलकर अपनी क्लास में जा रही थी कि तभी निखिल आ गया और उसका हाथ पकड़कर आई लव यू डियर बोला कि स्वाति ने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। भीड़ देखकर निखिल सॉरी बोलकर वहाँ से निकल तो गया, लेकिन मन ही मन वह स्वाति से बदला लेने के मंसूबे बनाने लगा। एक दिन स्नेहा अपनी सहेली से मिलने उसके घर गई, जहाँ सहेली का भाई का दोस्त निखिल भी था। सहेली ने निखिल से परिचय कराते हुए बताया कि स्नेहा की बड़ी बहन स्वाति तो आपके साथ ही पढ़ती है। बस उसी दिन से निखिल स्नेहा पर डोरे डालने लगा। निखिल हैंडसम तो था ही, साथ ही पैसे वाला भी था। स्नेहा उसकी ओर आकर्षित होती चली गई। निखिल ने संदीप से भी दोस्ती कर ली और उसके साथ घर आने लगा। अपने लच्छेदार बातों से और महंगे उपहार देकर सावित्री जी को भी उसने इम्प्रेस कर लिया था। उसने सावित्री जी से यहाँ तक कह दिया था कि फाइनल परीक्षा के बाद मैं पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लूँगा और फिर स्नेहा से शादी। सुनकर सावित्री जी तो गदगद हो उठी थी। स्वाति ने कई बार स्नेहा और माँ को निखिल की सच्चाई बताकर उससे दूर रहने को कहा। जवाब में स्वाति जी बोली, बेटी गलती तो हर इंसान से होती है। निखिल ने तुझे सॉरी कहकर अपनी भूल का प्रायश्चित तो कर ही लिया था ना। उसने तो यहाँ तक कहा कि स्वाति जी की शादी के बाद ही मैं स्नेहा से। स्वाति समझ गई कि उन दोनों से बात करना व्यर्थ है। एक दिन क्लास खत्म होने के बाद स्वाति निखिल से मिली और कड़े शब्दों में बोली, तुम स्नेहा का पीछा छोड़ दो। सुनकर निखिल कुटिलता से मुस्कुराया, तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हारी बहन का पीछा छोड़ दूंगा, वरना क्या? स्वाति चीखते हुए बोली। तब निखिल ने उसे मोबाइल में 2 तस्वीर दिखाई, जिसे देखते ही उसका खून खौल उठा। लेकिन फिर उसने खुद को संयत करते हुए निखिल से पूछा, कब करनी है शादी?
तुम जब कहो डियर। कहते हुए निखिल ने स्वाति के गालों पर चिकौटी काटी तो वह तिलमिला कर रह गई। घर आकर उसने एक बैग में कुछ कपड़े और ज़रूरत की चीज़ें रखी। बैग लेकर बाहर जाने लगी तो सावित्री जी ने उसे टोक दिया। अभी आई थी और फिर कहाँ चली? और ये बैग कैसा है? कुछ नहीं माँ, कॉलेज में फंक्शन है तो रीमा को कुछ ड्रेस देने जा रही हूँ। घंटे भर बाद लौट आती हूँ, कहकर स्वाति मंदिर चली गई, जहाँ पहले से ही निखिल पहुँचा हुआ था। मंदिर के पुजारी ने दोनों की शादी करवा दी और जब स्वाति निखिल के साथ घर आई उसी समय देवीलाल जी दुकान से लौटे। स्वाति को देखकर वो चौंक गए, लेकिन बेटी की आंखों में उन्हें निश्चलता दिखाई दी। पत्नी से बोले कि एक बार उसकी बात तो सुन लो। खबरदार जो आपने उसकी तरफदारी की। सबको अपनी कसम देकर सावित्री जी ने स्वाति को घर से ही नहीं अपनी जिंदगी से भी बाहर कर दिया। स्वाति निखिल के साथ अपने ससुराल चली गई, जहां उसे अपमान के सिवा कुछ नहीं मिला। इसी बीच उसका अबॉर्शन भी हुआ। जब एक बेटे की माँ बनी तो बाकी दुखों को वह भूलने लगी। सावित्री जी के घर में कोई भी स्वाति का नाम नहीं लेता था। बेटी के दुख में देवीलाल बीमार रहने लगे। पढ़ाई अधूरी छोड़कर संदीप ने दुकान संभाल ली। स्नेहा ने होम साइंस लेकर बीए कंप्लीट किया। अपने शहर में ही अच्छा घर वर देखकर सावित्री जी ने बेटी का ब्याह कर दिया। साल भर बाद संदीप का विवाह करके घर में बहू ले आई। बहू का मुख देखकर 4 महीने बाद देवीलाल जी दुनिया को अलविदा कह दिए। उस दिन सावित्री जी को स्वाति की बहुत याद आई। पछतावा भी हुआ कि गुस्से में बेटी को ना जाने क्या क्या कह दिया। उनकी ममता जोर मारती, वो जी भर कर रो लेती थी। समय के साथ संदीप स्नेहा 2 बच्चों के माता पिता बन चुके थे। एक दिन संदीप के बचपन का दोस्त अशोक उससे मिलने आया। हाल चाल पूछने के बाद अशोक ने कहा, यार स्वाति दीदी कहाँ हैं? 2 दिन बाद रक्षाबंधन है तो सोचा कि उनसे और स्नेहा से राखी बंधवा लूँगा। नाम मत ले उसका, हमारे लिए तो वो मर चुकी है, संदीप लगभग चीखते हुए बोला। अशोक हैरान रह गया। संदीप ने उससे कहा कि तू माँ से बातें कर, मैं दुकान होकर आता हूँ। अशोक ने सावित्री जी की तरफ प्रश्न चिन्ह नजरों से देखा तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने भरे गले से अशोक को सारी बातें बताईं। सुनकर अशोक असमंजस में पड़ गया। फिर बोला, चाची, स्वाति दीदी ने इस परिवार की इज्जत बचाने, कहते कहते वह चुप हो गया। जब सावित्री जी ने उसे अपनी कसम दे दी तब वह बोला, कुछ साल पहले की बात है, मैं एक दुकान से निकल रहा था, तब मैंने स्वाति दी को एक घर से निकलते देखा। मुझे देखकर वो कतराने लगी। तब मैंने उनका पीछा किया। वो तंग गली के एक छोटे से कमरे में घुसी तो मैंने उनका रास्ता रोक लिया। मुझे कसम देकर बोली कि माँ संदीप को मत बताना कि मैं यहाँ रहती हूँ। मैंने पूछा, लेकिन आप यहाँ कैसे? तब वह बोली, मुझसे अपने अपमान का बदला लेने के लिए निखिल ने स्नेहा को मोहरा बनाया। उसने फोटो ट्रिक से स्नेहा की 2 अश्लील तस्वीर बनवाई थी जिसे वह वायरल करना चाहता था। मैंने उसे ऐसा करने से मना किया तो उसने मुझसे शादी की शर्त रखी। मेरे पास सोचने के लिए टाइम नहीं था अशोक। निखिल को थोड़ा भी समय देती तो स्नेहा का जीवन, संदीप का करियर और पापा का सम्मान सब मिनटों में खत्म हो जाता। अपने जीते जी मैं ऐसा हरगिज नहीं होने देती। विवाह के तुरंत बाद मैंने उसके फ़ोन से तस्वीरें डिलीट कर दी। अय्याशी और मारपीट के अलावा निखिल को कुछ नहीं आता था। मेरा बेटा 5 बरस का था तभी किसी ने उसकी हत्या कर दी। सास ससुर ने मुझे घर से निकाल दिया। किसी तरह से यहाँ रहने को जगह मिली और 3 घरों में काम मिला तो बेटे को स्कूल भेज रही हूँ। दीदी आप ये रख लीजिए। मैंने उन्हें रुपए देने चाहे तो उन्होंने लेने से मना कर दिया। चाची, आज संदीप के मन में उनके लिए नफरत देखी तो मुझसे रहा नहीं गया और कुछ देर पहले ही संदीप आया था। अशोक के मुंह से सच्चाई सुनकर वो रो पड़ा। दीदी ने हम सबके लिए इतना बड़ा त्याग किया और मैं, अशोक, मुझे अभी उनके पास ले चल। सावित्री जी बहू को घर संभालने को कहकर अशोक और संदीप के साथ स्वाति के पास गई। माँ बेटी की आंखों में झरझर आंसू बहने लगे। संदीप ने शिकायत की, आपने मुझे राखी क्यों नहीं भेजी? ये देख, पूरी 12 राखियाँ हैं। हर साल रोली चावल के साथ राखी लिफाफे में रखती थी पर तुझे भेज नहीं पाती थी मेरे भाई। स्वाति के हाथ से राखी लेकर संदीप फूट फूट कर रोने लगा। रक्षाबंधन के दिन सावित्री जी का घर बच्चों की हंसी ठहाकों से गूंज रहा था। अपनी बड़ी बहन के साथ बैठकर स्नेहा ने संदीप अशोक को राखी बांधी
संदीप स्वाति के हाथ में रुपए रखने लगा तो वह बोली, नहीं भाई, अशोक ने उपहार दे दिया, मुझे मेरे भाई बहन मेरा परिवार मिल गया। कहते हुए उसने अपनी बाहें फैलाकर सभी को अपने अंक में समेट लिया। छोटे छोटे बच्चे बुआ जी मौसी जी कहकर उसके आंचल से घेरने लगे। सोफे पर बैठकर सावित्री जी अपने सजल नेत्रों से बच्चों की खुशी का आनंद लेते हुए मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देते हुए बोली, ऐसी बड़ी बहन सबको मिले। बड़ी बहन के स्नेह और त्याग के कारण ही उसे माँ का दर्जा भी दिया गया। स्वाति उसका सजीव उदाहरण थी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी एक अच्छी सी कहानी के साथ। कहानी को यहाँ तक सुनने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।